Good morning, class. Welcome to JMC Study Hub, and I am your mentor Kirti Khanna. Today, we will be studying the cultivation theory of mass communication. In this theory, we will be studying the assumptions, the theory, the critics, and at last, you have to test yourself. See, before beginning the theory, we must be very clear about the theories we have studied further till now. Before beginning this theory, you have to be clear about the theories we have studied till now. अभी तक हमने जितनी भी theories पढ़ी हैं, चाहे वो hypodermic needle theory हो या टू स्टेप थ्योरी हो, मल्टी स्टेप थ्योरी हो या यूजर्स ग्रेटिफिकेशन थ्योरी हो, राइट, ये या कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी हो, ये सारी थ्योरीज हमें बताती हैं कि दो ही चीजों पे फोकस है, एक मीडिया और लोगों पर उसका इफेक्ट, और दूसरा जो यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी कहती है कि लोग मीडिया को कैसे यूज करते हैं. ठीक, नाउ द कल्टीवेशन थ्योरी is somewhat related to the hypodermic needle theory by Harold D. Laswell we have studied. कल्टीवेशन थ्योरी जॉर्ज गवर्नर ने 1967 में दी थी, स्टेटिंग कि लोगों का मीडिया जो बात कहती है या मीडिया का जो भी मैसेज है, लोगों पर उसका कुछ ना कुछ असर होता है और लोगों को इस बात का पता भी नहीं होता है. वो लोगों के दिमाग में उसके लिए कुछ व्यूज, कुछ ओपिनियंस कल्टीवेट कर देती है इफ पीपल आर एक्सपोज टू इट. जैसे दुनिया को मीडिया प्रेजेंट करती है, लोग वैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसी तरीके से जो ऑडियंस है वो अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, परसेप्शन, एक्शन में चेंजेस लेके आती है. जॉर्ज गवर्नर ने कल्टीवेशन थ्योरी में कहा है कि पीपल रेगुलरली आर एक्सपोज टू मीडिया. ऐसा नहीं है कि आपने एक वीक में एक बार देख लिया उसके बाद आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं. यू हैव टू बी वेरी consistent, you have to be very perpetual in watching the television or using the media and also for a long period of time. जैसे जितने ज़्यादा टाइम के लिए लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट मीडिया उन पे छोड़ेगी. ठीक, अगर आप 2 घंटे मोबाइल यूज करते हैं या आप 2 घंटे कोई टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, या आप डेली 2 घंटे कुछ देखते हैं, सो यू विल कंसिडर इट कि हाँ, जैसा इसने बोला है वैसा सही है, ये सच है और ऐसी ही दुनिया है. इसीलिए जब मास मीडिया की बात आती है तो बहुत ध्यान से प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है, अज्यूमिंग दैट कि जो लोग हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस होंगे और जो हैवी व्यूअर्स हैं वो इस बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे. दिस थ्योरी हैज फ्यू assumptions. The first one is the mass media have some effects on audience. इसका पहला assumption है कि जो ऑडियंस है वो किसी ना किसी हद तक मास मीडिया से अफेक्टेड रहेगी या लोगों के परसेप्शन में वो बदलाव लाएगा या कहीं ना कहीं उसका जिक्र होगा, उनकी लाइफ पे किसी ना किसी तरीके से उसका अफेक्ट होगा. या तो जब आप किसी डिस्कशन में हैं और आपने कोई प्रोग्राम देखा है तो आप उसके पॉइंट्स वहां रखेंगे. अगर आप कोई रिसेंटली आप कोई मूवी देख के आए और आपने सेम सिचुएशन कहीं देखी तो वो थ्योरी, वो मूवी आप पे कहीं ना कहीं असर छोड़ेगी. आप उस सिचुएशन से रिलेट कर लेंगे एंड यू विल इजीली रिकॉल और कनेक्ट कि आपने ये मूवी वहां देखी थी, उस मूवी में सीन देखा था, कि ये सिचुएशन आप पहले भी कहीं देख चुके हैं. एंड दिस थ्योरी कंसिडर्स द ऑडियंस एज पैसिव, राइट, कि पैसिव मीन्स कि जो इफेक्ट मीडिया उन तक, जो मैसेज मीडिया उन तक पहुंचा रही है वो मैसेज को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं. टॉकिंग टू डोमिनेंट मैसेजेस, किसी भी मैसेज को डोमिनेंट बनाने के लिए आपको बार बार उसको कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली आपको उसे रिपीट करना पड़ता है कि आप उसकी लाइक यू आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग इट, कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसके टेलीकास्ट की या ब्रॉडकास्ट की, या उसकी स्टोरीज पे जो भी डेवलपमेंट आया आपने फिर से उसे हाईलाइट करके दिखाया. तो ये डोमिनेंट मैसेजेस होते हैं जो ऑडियंस तक पहुंचते हैं, राइट. एक्सपोजर to TV capable of cultivating common belief about world. See, this theory was largely
studied with respect to television watching. जब इस थ्योरी को बिगिन किया या इस थ्योरी को जब स्टार्ट किया था, इस थ्योरी का जब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो थियोरिस्ट थे उन्होंने इस टीवी का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने दुनिया को टीवी के नजरिए से स्टडी किया कि जो हैवी व्यूअर्स है, और उन्होंने कोई मीडियम नहीं लिया, ना ही उन्होंने न्यूज़पेपर्स लिए, ना ही उन्होंने रेडियो लिया, उन्होंने टीवी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि टीवी है वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑडियंस को अफेक्ट करती है, ऑडियंस ब्लाइंडली बिलीव, और क्योंकि और जो ऑडियो विजुअल मीडियम है वो हमारे दिमाग में बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं और हमारे दिमाग में वो काफी देर तक रहते भी हैं, उनका जो मैसेज है, उनकी जो बातें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडवर्टीजमेंट में जिनको सुन के हम रुक जाते हैं, या जिनका हम डिस्कशन करते हैं, या जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं क्योंकि वो वर्ड्स हमें अच्छे लगे। ठीक इस तरीके से अननोइंगली वी absorb the dominant message of media. Okay, and especially if they are delivered through television. इस थ्योरी ने टेलीविजन एज अ मीडियम को स्टडी किया है और उसी के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। The theory argues media generally presents an image of the world that does not reflect reality. See, क्या होता है? The media acts as a gatekeeper between the event and the audience. अगर कुछ भी इवेंट होता है तो मीडिया सिलेक्ट करके, उसको मैनिपुलेट करके, या उसमें कुछ चेंजेस करके, मैनिपुलेट शायद इज नॉट द राइट वर्ड हियर एक्चुअली, मीडिया उसको थोड़ा सा काट छाट के बट अगर हम उसको कंपोज करें तो मीडिया उसे एज इट इज प्रेजेंट नहीं करती है, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स, कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्शन जरूर करेगी। एंड दिस थ्योरी सेज कि मीडिया वर्ल्ड की रियलिटी नहीं दिखाता है, media acts as a bridge between people and reality, but ये वो ब्रिज है जो अपने डायरेक्शंस खुद सेट करता है, राइट? आपको क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये सब मीडिया डिसाइड करता है। टेलीविजन बढ़ा चढ़ा के बातों को बताते हैं जैसी वो एक्चुअली होती हैं। एसएस थ्योरी में माना गया है कि कोई भी सिंपल सी भी अगर घटना होती है, आप खुद इस चीज को इमेजिन करिए, व्हेनेवर यू ओपन टेलीविजन और न्यूज चैनल और आप किसी भी सोप ओपेरा फिल्म को ओपन करें, आप देखें कि उसमें ये रियलिटी नहीं होती है, इमेजेस को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। और इस थ्योरी को स्टडी किया गया हैवी व्यूअर्स पे। हैवी व्यूअर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली टेलीविजन की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं और वो कंटिन्यूसली उसको देखते रहते हैं। और अगर आप हैवी व्यूअर्स हैं तो आप इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो टेलीविजन दिखा रहा है वो सच है, ठीक है। टेलीविजन ने जो भी प्रेजेंट किया है, जैसे भी प्रेजेंट किया है, वो सच है। और इस थ्योरी को स्टडी किया गया कि अगर आप ज्यादा वायलेंट चीजें देखते हैं ओवर टेलीविजन तो आपका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा एंड यू विल बिलीव कि दुनिया भी उतनी ही वायलेंट है रियलिटी में। दिस is known as the mean world system. The world is more dangerous than really it is. See, this is the mean world syndrome. The mean world syndrome says that कि violence हमें believe करने के लिए कहता है कि जो दुनिया है वो वैसी ही है, उतनी ही डेंजरस है जितना कि आपका मीडियम बता रहा है। Okay. See, while studying the heavy TV viewers or while studying the phenomenon of how the mass media message affects us, George Gardner detected a phenomenon known as mainstreaming. What is mainstreaming? कि जो ऑडियंस का कल्चरल बैकग्राउंड है या सोशल बैकग्राउंड है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो टू एन एक्सटेंट वो कहीं किसी ना किसी हद तक जो अफेक्ट है हेवी टीवी वॉचिंग का, उसको कम करता है। एंड ही ऑल्सो फाउंड द रेजोनेंस सिचुएशन कि जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं लोगों के,
वो टीवी वर्ल्ड से थोड़े से अलग हैं या थोड़े से मैच करते हैं, कॉन्ग्रुएंट विद द टीवी वर्ल्ड। ठीक। Gardner strongly suggests that the powerful effects of media act as a molder in society. See, molder मतलब आप परसेप्शन, एक्शन, बिहेवियर, एटीट्यूड इन सबको बदलने की ताकत रखते हैं। तो जॉर्ज गवर्नर ने कहा है कि मीडिया इतना पावरफुल है कि वो लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर तक में चेंज लेके आ सकता है। राइट? सी, हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी में भी क्रिटिक्स हैं। ये थ्योरी कहती है कि द पर्सन्स डेमोग्राफिक माइट अफेक्ट द आइडिया अबाउट द वर्ल्ड। जो लोगों का डेमोग्राफिक है, जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उनका स्टाइल ऑफ लिविंग है, जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उनका लाइक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, जो भी होता है, डेमोग्राफिक मीन्स द वे वी लिव एंड द सोसाइटी इन विच वी लिव, ये सब बहुत हद तक इफेक्ट करती है लोगों को। सपोजिटली अगर आप हैवी टीवी वॉचर्स हैं या हैवी टीवी व्यूअर्स हैं और आप कंटिन्यूसली लोगों से डिस्कस करते रहते हैं, तो जो टीवी बता रही है जरूरी नहीं है वो आपको उतना ही इफेक्ट करे जितना कि उसने एज्यूम करा है। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूसली आइडियाज अपने शेयर करते हैं लोगों से, और जब आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है सोचने का। जब आप कन्वर्सेशन में होते हैं, जब आप बातें कर रहे होते हैं, तो आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, नए नए व्यूज मिलते हैं, तो आपको एक नजरिया ब्रॉडन होता है आपका उससे। इस थ्योरी का क्रिटिक ये है कि ये इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके चलती है कि मे बी जो हैवी टीवी व्यूअर्स है वो किसी को देख के या किसी से बात करते हैं नहीं करते हैं, ये इन्होंने नहीं कंसिडर किया है। मोर ओवर हैवी टीवी व्यूअर्स, सी देयर आर टाइप्स ऑफ व्यू हैव टीवी व्यूअर्स। हैवी टीवी व्यूअर्स जो 4 घंटे या उससे ज्यादा टेलीविजन पे अपना टाइम 24 आवर्स में से 4 घंटे या उससे ज्यादा टेलीविजन को देते हैं, और वही हाईली इफेक्टेड होते हैं, और इसीलिए इस थ्योरी ने उन्हीं पर ही फोकस करके ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। इस थ्योरी ने टीवी को जनरली फोकस किया है। ही फोकस्ड ऑन टीवी इन जनरल, मतलब कि उन्होंने टीवी को जनरली कंसिडर कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका जो ऑडियंस है हो सकता है वो कोई एक पर्टिकुलर चैनल देखता हो या कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखता हो जो उसको रियलिटी से इन्फ्लुएंस करे। तो ही कंसिडर्ड द टीवी इन जनरल, कि वो जनरली सारे प्रोग्राम्स देखते हैं एंड ही इज अमंग द हेवी व्यूअर्स एंड ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड। ओके, और जब वो ये स्टडी कर रहे थे उन्होंने अपनी ऑडियंस से ये कभी नहीं पूछा कि मतलब टेस्ट करने से पहले कि आपको कैसा फील हो रहा है या आप क्या भी परसेप्शन क्या है किसी भी सिचुएशन को लेके। इसीलिए इस थ्योरी को उस हद तक इफेक्टिव नहीं माना जा सकता है। टू अ सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी एक एक्सटेंशन है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी का। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। Cultivation theory is proposed by Harold D. Laswell, George Gerbner, L.F. Estinger, Elihu Katz. So the cultivation theory was proposed by George Gerbner. See, there are plenty of theories in mass communication. So how you could remember the theory is the formation of C and G is quite similar. C, G and 6. Right? Now I'm just giving you a tip how to remember the cultivation theory is given by George Gerbner. The style of C, the style of G and the style of 6, the writing style of 6, these all are similar. So the cultivation theory by George Gerbner, right? And coming to question number 2, the cultivation theory is proposed in 1965, 66, 67, 68. The answer is 67. How? Again, the formation of C, the formation of G, the formation of 6 is same as I said you, and in the alphabetical series, the G stands at 7 number. Right? So it is 1967. I hope now you are able to remember it. I think there is some problem in numbering which I will correct. Sorry guys. World is more dangerous than actually it is
Selective exposure, priming, perception, or mean world syndrome. See, selective exposure we have already discussed in our theory, individual differences theory. Selective exposure is we are selecting, उन मैसेज की तरफ हम सिलेक्ट होते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करते हैं. प्राइमिंग वी विल स्टडी फर्दर. परसेप्शन इज आवर ओपिनियन, is our way of looking at something. So in this theory it is discussed as mean world syndrome. Okay. The fourth question is heavy viewers are least affected, most affected, not affected, can't say. In this theory, it is discussed about the heavy viewers who are highly affected by watching television. The fifth question is 4 or more hours TV viewers are light viewers, steady viewers, heavy viewers, none of the above. The heavy viewers are those who watch continuously TV for more than 4 hours. 4 or more hours. Okay, guys? Just let's quickly revise it. The cultivation theory is given by George Governor in the year 1967. He states that people are regularly exposed to media for long period of time, and those people are highly affected, and this might result change in their behavior and attitude. See, the assumptions of the theory are मीडिया के जो मीडिया का ऑडियंस पे कुछ इफेक्ट होता है, और जो डोमिनेंट मैसेजेस होते हैं मीडिया के, वो लोग वो जो ऑडियंस है वो अननोइंगली अब्सॉर्ब कर लेती है उनको, वो कहीं ना कहीं तक उनके एक्शन में या बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं. दिस थ्योरी is based on the study done on television viewers and those, especially those who are considered as heavy TV viewers. Media generally presents the image which is not the reality of the world, and the television specially exaggerates the reality. And high frequency viewers are affected by it, which leads to the generation of mean world syndrome. Because mean world syndrome is people who assume or who believe that the world is dangerous than actually it is. It is more dangerous than actually it is. Right? Mainstreaming differences could occur as your like your cultural background, your social background could diminish the effects among heavy viewers also, and the real life situations or the real life experiences can also reduce it. But still this theory believes that the media acts as a molder, because it some way guides you to behave in a particular way, right? It guides you, it instructs you in which way you have to behave, right, guys? So thank you for studying at GMC Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.